तो स्टार्ट करते हैं। देखो, बहुत टाइम से बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर एक पेपर ऐसा सेट करो कि, क्योंकि हमारा पेपर है 21 तारीख को। कब? 21 तारीख को। और 21 तारीख को कौन सा पेपर है? वीडियो और बीपीडीओ का पेपर है ना, पटवारी का पेपर। तो एक ऐसा पेपर हो जाए कि जहाँ पे बिल्कुल आयोग जिस माइंड सेट के साथ क्या बना रहा है, पेपर बना रहा है, तो अगर वैसा ही एक पेपर हो जाए तो थोड़ा हमारी प्रिपरेशन क्या हो जाती और अच्छी हो जाती, और हम थोड़ा इवेल्युएट कर पाते अपने आप को कि वाकई में पेपर कैसे आ रहे हैं और हमारे मार्क्स कितने आ रहे हैं। हम वो इवेल्युएट कर पाते, है ना। जैसे पता चल रहा था कि मेरी तैयारी कहाँ तक पहुँची। ठीक है, तो इसीलिए हमने 5 तारीख को यानी कि कल टीचर्स डे पे हमने एक कंपटीशन रखा था, है ना। और कंपटीशन कैसा था? ओपन कंपटीशन। तो उसमें हमने पेपर का आयोजन कराया और आज मैं उसी पेपर को यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ। पेपर हमने कोशिश करी है कि बिल्कुल वैसा ही पेपर बने जैसे आजकल क्या बना रहा है, आयोग बना रहा है। ठीक है, कई सारे क्वेश्चंस को हमने नए तरीके से डाले, उस पर गहन अध्ययन भी किया, है ना। क्वेश्चन को नए तरीके से प्रस्तुत करने की भी कोशिश करी, और आने वाला जो आगामी एग्जाम है उसमें प्रश्न की और क्या क्या संभावना हो सकती है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है अभी, क्योंकि पेपर है आपको कौन सा, पटवारी वाला, तो हो सकता है कि वो आपके पास पद क्रम में ये वाला प्रश्न डाल दे, क्योंकि ये वाला प्रश्न उसने आज तक किसी भी एग्जाम में नहीं दिया। क्योंकि जो पटवारी होता है, बीडीओ बीपीडीओ है, वो कहीं ना कहीं क्या होता है, प्रशासन का हिस्सा होता है। ठीक है, तो जो हमारे पास सामान्य प्रशासन या राजस्व विभाग से संबंधित है, इससे संबंधित हमारा क्या आ सकता है, पदक्रम आ सकता है। तो इसलिए पहले नंबर में मैंने सीधे ये क्वेश्चन डाला ताकि अगर प्रश्न आए तो आप इस प्रश्न को आसानी से क्या कर ले, सॉल्व कर ले। ठीक है, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने इस पेपर को डिजाइन करा था, जिससे आप थोड़ा इवेल्युएट कर पाए कि मुझे अब 15 दिन अपनी स्ट्रैटेजी कैसे रखें। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट कि इसका सॉल्यूशन किस तरीके से हो सकता था। ठीक, सबसे पहले हम प्रश्न संख्या 1 पे आ जाते हैं। और प्रश्न संख्या 1 था उत्तराखंड में कि निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा विकल्प उत्तराखंड राजस्व विभाग की सही पदाक्रम को दर्शाता है। आजकल लगभग हर पेपर में क्या आ रहे हैं, पदक्रम से प्रश्न आ रहे हैं, है ना। जैसे अभी पुलिस वाले में पुलिस से संबंधित आ गया था, ऐसे उससे पहले खनिज सहायक में शायद निदेशालय से संबंधित आ गया था, ऐसे व्यक्तिक सहायक में किससे आ गया था, सचिवालय से संबंधित आ गया था। अब ये पेपर आपका क्या है, राजस्व विभाग वाला है, सामने प्रशासन वाला है, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये वाला प्रश्न डाल देता हूँ उसमें। ठीक है, अब प्रश्न जैसे भी हो बस आपको वो पदक्रम याद होना चाहिए अच्छे से। वैसे मैं इसको ऑलरेडी पॉलिटिकल व्यवस्था में करा चुका हूँ, है ना। चलो, तो देखो पहला ऑप्शन है यहाँ पे कि राजस्व बोर्ड का अध्यक्ष, मंडल आयुक्त, उसके बाद है जिला कलेक्टर, फिर है डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और कानूनगो। ठीक है, तो देखो सभी को पता है और जनरली सबने ये नाम सुने होते हैं, क्योंकि ये जो सभी अधिकारी होते हैं कहीं ना कहीं आपको दिखते रहते हैं। वैसे ऐसा नहीं कि सबसे बड़े अधिकारी यही होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इनसे बड़े अधिकारी होते हैं, लेकिन बाकी जो बड़े अधिकारी होते हैं उनका काम होता है नीति निर्माण का काम होता है। ये जो अधिकारी होते हैं फील्ड में काम करते हैं, यानी ऊपर के अधिकारियों ने जो नीति निर्माण किया है, जो नीतियां बनाई है, उन नीतियों को ग्राउंड पे लागू करने का काम इन्हीं अधिकारियों का होता है। इसलिए अधिकारी आपको आसपास दिख जाते हैं, इसलिए इनका क्रेज भी रहता है। ऐसा नहीं है कि सबसे बड़े यही है, बाकी अधिकारियों के सामने ये वाले तो कुछ भी नहीं है ना। ठीक है, चलो तो देखो अब यहाँ पे सबसे पहले देखो राजस्व बोर्ड का अध्यक्ष। ऑब्वियसली बात है, हमारे राज्य में राजस्व से संबंधित, राजस्व विभाग से संबंधित जो सबसे बड़ी संस्था है, उस संस्था का नाम क्या है, उत्तराखंड राजस्व बोर्ड। उसका नाम क्या है, उत्तराखंड राजस्व बोर्ड है। राजस्व बोर्ड, उत्तराखंड राजस्व बोर्ड, या हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, परिषद के। ठीक है, उत्तराखंड राजस्व परिषद। अब उत्तराखंड राजस्व परिषद राजस्व विभाग का सबसे बड़ी संस्था है, तो इसका मतलब राजस्व विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी भी तो यही बैठता होगा। और राजस्व विभाग का सबसे बड़ा यानी राजस्व परिषद का सबसे बड़ा कौन होगा, अध्यक्ष ही तो होता है हमेशा। हमेशा अध्यक्ष ही क्या होता है, सबसे बड़ा अधिकारी होता है। तो यानी कि ये बात बिल्कुल सही है पहले नंबर पे। उसके बाद मैं कई बार बता चुका हूं कि राज्य को क्या किया जाता है, प्रशासनिक सुविधा के लिए अलग अलग क्या किया जाता है, मंडलों में विभाजित किया जाता है। और एक मंडल के अंदर 6 से 7 जिले आते हैं। हमारे उत्तराखंड में 7 जिले आते हैं गढ़वाल में, और 6 जिले आते हैं कुमाऊं में। तो इसलिए हमने 2 डिवीजन बना रखे, और इन्हीं डिवीजन को लीड करता है कौन, मंडल आयुक्त लीड करता है। कौन करता है, मंडल आयुक्त लीड करता है। तो इसका मतलब हमारे राज्य में कितने मंडल आयुक्त होंगे, तो
ठीक है। फिर इन्हीं मंडल के नीचे क्या होते हैं, आपके जिले होते हैं, और एक जिले को संभालने का काम किसका होता है, जिला कलेक्टर का होता है, जिसको हम डीएम बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, जब वो न्याय व्यवस्था देखता है तब हम उसको डीएम बोलते हैं। जब वो राजस्व विभाग से संबंधित काम देखता है तब उसमें हम उसको कलेक्टर बोलते हैं। कई बार आपने देखा कंफ्यूजन भी होता होगा ना, कि कलेक्टर भी बोल रहे हैं हम, डीएम भी बोल रहे हैं। तो मेन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि एक जिलाधिकारी के पास सामान्य न्याय व्यवस्था का भी काम होता है, और उसके अलावा उसके पास राजस्व विभाग का भी क्या होता है, काम होता है। जब वो राजस्व विभाग की तरह काम करता है तब वो जिला कलेक्टर कहलाता है, और जब वो सामान्य प्रशासन या सामान्य न्याय व्यवस्था देखता है तो तब उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डीएम बोलते हैं। बस ये इतना सा अंतर है, इसलिए मैंने जानबूझ के यहाँ पे डीएम नहीं लिखा, क्योंकि मैं अभी राजस्व विभाग की बात कर रहा हूँ ना। ठीक है, चलो। फिर जिला कलेक्टर देखो, एक जिला को लीड करने वाला जो अधिकारी होता है वो कौन होता है, जिला कलेक्टर होता है। फिर जिला जो होता है वो सब डिवीजन में बटा होता है, और सब डिवीजन को जो लीड करता है वो कौन होता है, डिप्टी कलेक्टर होता है। आपने देखा होगा पीसीएस में वैकेंसी भी आती है ना, डिप्टी कलेक्टर। और सबकी पहली इच्छा क्या होती है, क्या होती है पहली पोस्टें, तो उसमें बहुत सारी है पीसीएस में, है ना, अलग अलग विभागों में, लेकिन पहली इच्छा सबकी क्या होती है, डिप्टी कलेक्टर होती है। क्योंकि उनको पता है कि एक सब डिविजनल में कौन करेगा लीड, ये आदमी करेगा। ठीक है, ऐसा तो बीडीओ का पद भी होता है, लेकिन बीडीओ क्या है, एक विभाग तक सीमित है। डिप्टी कलेक्टर क्या है, सारे विभाग को लीड करता है। ठीक है, चलो। उसके बाद देखो तहसील में आपका तहसीलदार हो जाता है, फिर आपका नायब तहसीलदार, ये लोअर पीसेस में ये वाली वैकेंसी आती है। ठीक है, कौन सा, नायब तहसीलदार वाली। तहसीलदार पे कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती उत्तराखंड में, यही नायब तहसीलदार बाद में प्रमोशन होकर के इधर पहुंचता है। उसके बाद कानून गो, कानून गो के बाद पटवारी। पटवारी जो होता है वो राजस्व विभाग या सामान्य प्रशासन विभाग का सबसे छोटा अधिकारी होता है। हालांकि वो अलग बात है, हमें गांव में इससे बड़ा अधिकारी कोई नहीं लगता ना, ऐसे होता है पटवारी, अरे डीएम साहब आ गए। ठीक है, पटवारी के लिए ऐसा हो जाता है, पर ये राजस्व विभाग का सबसे छोटा अधिकारी है। अब वो इसलिए होता है क्योंकि ये कई गांवों को क्या करता है, लीड करता है। एक पट्टी के अंदर 20 से 22 गांव आ जाते हैं, तो 20 से 22 गांव को लीड कौन करता है, पटवारी करता है। ठीक है, ये बात आपको क्या रखनी है, ध्यान रखना। तो यानी कि इसमें ऑप्शन ए आपका क्या था, सही आंसर था। देखो ऑप्शन बी में देखो, सबसे पहले यहाँ देखो मंडल आयुक्त। भाई मंडल आयुक्त कैसे पूरे राज्य को लीड करेगा, ये तो एक डिवीजन को लीड करता है। उसके बाद देखो राजस्व बोर्ड का अध्यक्ष, अध्यक्ष साहब को ही पीछे कर दिया है ना, तो ये तो यही गड़बड़ होगी ना, इससे आगे आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। भाई राजस्व विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी अध्यक्ष ही होगा, हमेशा अध्यक्ष ही होता है किसी भी विभाग का। ठीक, उसके बाद देखो फिर इधर आ जाते हैं, कहां गए, डिविजनल कमिश्नर यानी मंडल आयुक्त, कलेक्टर ठीक लग रहा था यहां तक, डिप्टी कलेक्टर ठीक लग रहा है, नायब तहसीलदार ठीक लग रहा है, कानून गो ठीक लग रहा है, पटवारी ठीक लग रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन सी भी क्या हो गया आपका, सही हो गया। लेकिन यहां पे ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, और ये इसलिए डाला गया था जानबूझ करके, है ना, आप कंफ्यूज हो, मान लो किसी को आता भी हो ना तब भी कंफ्यूज हो, भाई यार तो दोनों तो सही लग रहे हैं। अब यहाँ पे मोर सुटेबल आंसर की बात आ जाती है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पूरा पदक्रम है एक से लेकर लास्ट तक, इसमें पहला वाला नहीं, इस वाले में पहला वाला नहीं, तो मोर सुटेबल आंसर में आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक पद छोड़ दिया ना तीसरे वाले में, कौन सा, राजस्व बोर्ड का अध्यक्ष। हालांकि ये भी सही है, अगर ये वाला ऑप्शन नहीं होता तब ये वाला सही हो जाता आपका। ठीक है, तो थोड़ा ऐसी चीजें कर सकता है आयोग। ठीक, और बाकी चौथे में देख लो, तो चौथे में तो आप कलेक्टर हो गया, डिप्टी कलेक्टर, और देखो मंडल आयुक्त तो लास्ट में डाल दिया तीसरे नंबर पे, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या था आपका, करेक्ट आंसर था। राइट, चलिए अगला प्रश्न। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा के संबंध में कौन सा कथन गलत है। अब देखो धराली आपदा हर किसी के फोन में चल रहा था ना, तो चल रहा था हर किसी के फोन में, फ्लड हर कोई देख रहा था, उससे संबंधित न्यूज हर कोई देख रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या है, ये न्यूज में उत्तराखंड का सबसे ज्यादा हाईलाइटेड न्यूज अभी कौन सी थी, धराली आपदा थी। अब हो सकता है कि धराली आपदा से आयोग प्रश्न दे, मान लो इसे ना भी दे, किसी और चीज से भी दे, पर आपको प्रश्न की प्रकृति समझ में आनी चाहिए कि प्रश्न वो कैसे बना सकता है। देखो, तो सबसे पहला ऑप्शन था कि दिस डिजास्टर अकर्ड ऑन 6 अगस्त 2025, यानी कि यह आपदा 6 अगस्त 2025 को आई। तो पहली बात ही गलत होगी, ये 6 को नहीं आई, ये कब आई थी, ये आई थी 5 अगस्त को आई थी। कब आई थी,
5 अगस्त को आ गई थी। अगर आपको यहाँ ये बात पता है तो बस आपका हो गया था, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, चलो अब उसके बाद दूसरा ऑप्शन देखो, यह आपदा खीर गंगा में बादल फटने के कारण मलबे व जल सैलाब के साथ आई। क्या ये बात सही है? ये बात सही है, यही तो देखा आपने, है ना, कि बल बादल फटा उधर और उसके बाद खीर गंगा में क्या आ गया, एकदम से जल सैलाब आ गया, उसकी वजह से क्या हो गया, धराली में आपदा आ गई। तो यानी कि बी वाला बिल्कुल सही है। तीसरा, धराली गांव खीर गंगा के किनारे बसा गंगोत्री धाम का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। क्या ये बात सही है? सही है ये बात, बिल्कुल सही है ना। तो बिल्कुल सही है, ये मैं आपको जब मैंने आपको क्या बोलते हैं, जब भागीरथी नदी तंत्र पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया कि भागीरथी और खीर गंगा का संगम धराली में होता है ना। और चौथा ऑप्शन देखो, धराली एवं खीर गंगा, धराली गांव खीर गंगा व भागीरथी के संगम पर स्थित है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। तो लग रहा है जैसे आयोग ने जैसे आयोग बनाते लग रहा है उसी तरीके के स्टेटमेंट, है ना। तो इसको भी सोचने में समय लगता है ना। ठीक है, चलो तो बताओ कौन सा सही है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथ में जो ऑनलाइन वाले हैं वो भी कमेंट करेंगे कि आपको पेपर कैसे लग रहे हैं, और पहले कोशिश करो मेरे बोलने से इससे पहले आप लोग क्या करो, कमेंट में लिख दो कि इसका ये है, इसका बी है। जैसे जैसे आप वीडियो देख रहे हैं वैसे वैसे आप कमेंट करते जाओ, इसका ये है, मेरे आंसर बताने से पहले, है ना। इससे क्या हो जाएगा, आपका चेक भी हो जाएगा कि आपको कितने आंसर आ रहे हैं। लास्ट में देखना मैंने जो बताया फिर उसको मिलान कर देना, फिर देखना कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट है, जितने भी हैं जो यूट्यूब वगैरह पर हैं, तो आप ऐसा करके अपना इवेल्युएशन भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, देखो क्वेश्चन नंबर 3। और देखो यहाँ पे क्या करना था, सही सुमेलित करना था। ठीक है, तो सही सुमेलित करते हैं जरा। सबसे पहले देखो यूजेवीएनएल, यूजेवीएनएल पता है क्या होता है, यूजेवीएनएल क्या है? तो यूजेवीएनएल की फुल फॉर्म है क्या, क्या है यूजेवीएनएल की फुल फॉर्म, बताओ रे क्या है? तो यूजेवीएनएल की फुल फॉर्म है उत्तराखंड जल विद्युत निगम। सुना है आपने, उत्तराखंड जल विद्युत निगम। हमारे राज्य में जब भी हम कोई भी जल विद्युत परियोजनाएं लगाते हैं तो जल विद्युत परियोजना कहाँ पे लगनी है, कैसे लगनी है, लाइसेंस देने का काम, ये सब किसका है, उत्तराखंड जल विद्युत निगम का काम है। सरकार ने कंपनी क्रिएट करके आपका काम है कि हमारे राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं को क्या करना, विकास करना, डैम बनाना, विकास करना। कोई अगर कंपनी चाहती है कि मैं जल विद्युत योजना में यहाँ पे क्या करूँ, अपनी योजना लगाऊं, उसको लाइसेंस देना, ठीक है, सर्वे करना, कहाँ और संभावना हो सकती है, ये सारे काम किसके हैं, उत्तराखंड जल विद्युत निगम के। उत्तराखंड जल विद्युत निगम की स्थापना कब हुई, तो बताओ कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 12 फरवरी 2002 में हुई। कब हुई? 12 फरवरी 2002। उसके अलावा पिटकुल की बात करें तो पिटकुल की स्थापना कब हुई? अब देखो यूजेवीएनएल ने तो क्या कर दिया, यूजेवीएनएल ने क्या कर दी, बिजली बना दी, या यूजेवीएनएल ने जिन कंपनियों को लाइसेंस दिया उन्होंने बिजली बना दी। अब बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान भी तो पहुंचाना होता है। जैसे मान लो टिहरी डैम है, बन गया, बिजली का उत्पादन हो रहा है। अब टिहरी डैम से तो बिजली का उत्पादन हुआ, लेकिन उसकी डिमांड तो कहीं और है ना, डिमांड है मान लो देहरादून। अब टिहरी डैम से देहरादून बिजली पहुंचाना है, ये काम कौन करेगा? अगर यूजेवीएनएल नहीं करता तो यूजेवीएनएल कितना सारा काम करेगा, एक ही कंपनी इतने सारे काम नहीं कर सकती। अगर मान लो करने को तो कर देगी लेकिन काम ठीक से नहीं होगा, इसलिए सरकार ने क्या किया, एक नई कंपनी बनाई। उस कंपनी का नाम क्या है, पिटकुल। आपने सुना भी होगा, क्या पिटकुल सुना होगा। तब सरकार ने सोचा कि एक काम करते हैं कि इस कंपनी का केवल और केवल ये काम होगा कि जहां बिजली का उत्पादन हो रहा है और जहां डिमांड है वहां के क्या करना, वो सप्लाई तैयार करना, वो नेटवर्क तैयार करना। आपने बड़े बड़े टावर देखे होंगे ना, देखे आपने, यहाँ मेन शहर में नहीं, पर जहाँ आप दूर दराज, जब टिहरी डैम से यहाँ आती है सप्लाई, तो आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े क्या है आपके बिजली के खंभे हैं, देखे आपने, टावर टाइप के बहुत बड़े रहते हैं, उन पे हाई टेंशन बिजली क्या होती है आपकी, ट्रांसफर होती है। तो वो किसके पास है, वो है पिटकुल के पास। पिटकुल का काम है कि बिजली को जहाँ उत्पादन हो रहा है और जहाँ उसकी डिमांड है वहां पहुंचाने का कार्य। ठीक है, चलो तो पिटकुल की स्थापना कब करी सरकार ने, 1 जून 2004 को करी। उसके बाद यूपीसीएल, अब देखो पिटकुल ने जहां डिमांड थी बिजली वहां तक पहुंचा दी। अब उसके बाद मान लो डिमांड कहां थी, देहरादून में, तो देहरादून तक बिजली किसने पहुंचा दी, पिटकुल ने पहुंचा दी। अब देहरादून में बिजली का क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, लास्ट उपभोक्ताओं तक बिजली पहुंचाना है।
तो लास्ट उपभोक्ताओं तक बिजली पहुंचाने का कार्य किसका है? यूपीसीएल। सरकार ने एक और कंपनी बना दी ताकि एक प्रॉपर चेन रहे ना, हर कोई विभाग अपना काम या हर कंपनी अपना काम रिस्पॉन्सिबल तरीके से कर सके। अब घर घर बिजली पहुंचाने का काम किसका है? यूपीसीएल का है। इसलिए आपके घर में जो मीटर लगे होते हैं वो किसके रहते हैं? यूपीसीएल के रहते हैं, क्योंकि यूपीसीएल ही घर में क्या कर रहा है? बिजली पहुंचा रहा है, जहां मतलब अब उसकी खपत होनी है। ठीक, तो यूपीसीएल की स्थापना हुई कब? 12 फरवरी 2002। और उरेडा उरेडा की स्थापना कब हुई? कब हुई? जुलाई 2002 में हुई। और उरेडा की स्थापना क्यों की गई? कि राज्य में जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं उनके विकास में, जैसे सौर ऊर्जा है, जल विद्युत ऊर्जा है, यानी ऊर्जा के वे स्रोत जो कभी समाप्त नहीं हो सकते हैं, उन ऊर्जा स्रोतों का विकास और प्रचार प्रसार करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने एक संस्था बनाई जिसका नाम क्या है? उरेडा है। तो यानी कि सही ऑप्शन कौन सा हो गया? 4, 3, 2 और 1 हो गया, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बताओ यहां तो कोई दिक्कत है? नहीं। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न। अधिसूचित जिला अधिनियम कब पारित किया गया? अधिसूचित जिला अधिनियम कब पारित किया गया? तो देखो ये पारित किया गया था कब? कब किया गया था? 1874। 1874। देखो जब अंग्रेज यहां पे आए तो अंग्रेजों ने यहां पे रूल करने के लिए सबसे पहले एक संस्था बनाई, जिसके माध्यम से अंग्रेज क्या करेंगे? हमारे उत्तराखंड में रूल करेंगे। इसके लिए अंग्रेजों ने क्या किया? जब यहां से गोरखों को भगाया तो अंग्रेजों ने सबसे पहले यहाँ पे कुमाऊं कमिश्नरी का गठन किया। कुमाऊं कमिश्नरी क्या है? जैसे आज सरकार है, हम उत्तराखंड सरकार बोलते हैं, ऐसे उस टाइम पे यहाँ की व्यवस्था चलाने के लिए अंग्रेजों ने क्या बनाया? कुमाऊं कमिश्नरी बनाया। कुमाऊं कमिश्नरी का मतलब है कि कुमाऊं क्षेत्र को एक व्यक्ति लीड करेगा जो कमिश्नर होगा, उसी को क्या बोलते हैं? कमिश्नरेट बोलते हैं। ठीक है, ठीक। तो कुमाऊं कमिश्नरी का गठन किया गया। साथ में ही देखो अंग्रेजों के पास पहली बार एक ऐसा क्षेत्र आ रहा था ना जिसकी भौगोलिक व्यवस्था, जिसका कल्चर, जिसकी संस्कृति बिल्कुल एकदम अलग था। तो उसने सोचा, क्योंकि अंग्रेज कहाँ बैठते थे उस टाइम तक? ये 18वीं सदी की बात हो रही है। अंग्रेज कहाँ रहते थे उस टाइम पे? दिल्ली नहीं रहते थे, तब बंगाल में रहा करते थे। और बंगाल कैसा इलाका है? मैदानी इलाका। दूसरी बात, बंगाल का आर्ट एंड कल्चर, हर चीज उत्तराखंड से एकदम क्या है? उलट है, एकदम अलग है। तो बंगाल में जो आदमी बैठा है, अगर वो कानून बना रहा है तो बंगाल को ध्यान में रख के ही बनाएगा। उसको थोड़ी पता उत्तराखंड में ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, उसको क्या पता? तो इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर हम उत्तराखंड के लिए यहां से क्या बनाते हैं? नियम कानून बनाते हैं, तो हो सकता है उन नियम कानून का वहां की संस्कृति, वहां के समाज में कोई प्रभाव ही ना पड़ा। क्यों? क्योंकि वहां की ज्योग्राफी अलग है, वहां का आर्ट एंड कल्चर अलग, सब कुछ अलग है। तो वहां के लिए नियम वही व्यक्ति बनाए जो वहां रूल कर रहा है, और वहां रूल कौन कर रहा है? कुमाऊं कमिश्नर। तो इसीलिए कुमाऊं कमिश्नरी को गैर विनियमित क्षेत्र घोषित किया गया था। गैर विनियमित का मतलब है कि उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, वो जो नियम कानून बनाएगा वो अंग्रेज जहां जहां है वहां वहां लागू होंगे, लेकिन कुछ कुछ क्षेत्रों पे लागू नहीं होंगे। और इसी में हमारा उत्तराखंड भी था, है ना? ऐसे क्षेत्रों को क्या किया गया? उन्होंने बोला कि ऐसे क्षेत्र होंगे गैर विनियमित क्षेत्र होंगे, यानी कि यहाँ का विनियमन नहीं होगा। विनियमित का मतलब होता है कि लीगल करना या कोई कानून बनाना, तो वो कानून वहां अप्लाई होगा। यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो कानून बनाएगा वो हमारे उत्तराखंड में लागू नहीं होंगे। हमारे उत्तराखंड में कौन बनाएगा कानून? जो उत्तराखंड का क्या होगा? कमिश्नर होगा। और उस टाइम पे कौन होता? कुमाऊं कमिश्नर हुआ करता था। तो शुरू तक तो ये व्यवस्था थी 1874 तक। 1815 में अंग्रेज आ गए थे, 74 तक यही व्यवस्था था। कानून केवल और केवल कौन बनाता था? यहाँ का कमिश्नर, जो बंगाल में बैठा है वो नहीं बनाता था। 1874 आते आते अंग्रेजों ने सोचा कि अब हमें थोड़ा और बड़े लेवल पे सोचना होगा, क्योंकि तब तक ये और ज्यादा क्षेत्र जीत चुके थे, लगभग थोड़ा केंद्रीयकरण हो चुका था। तो इन्होंने कहा कि अब हमें थोड़ा से हमारे जो नियम होंगे वो ऐसे क्षेत्रों पे भी क्या होंगे? लागू होंगे। ठीक है, तो इसलिए ये एक नया अधिनियम लेके आए थे जिसका नाम था अधिसूचित जिला अधिनियम। अब इन्होंने यहाँ के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए, कुछ अलग टाइप के कानून बनाए। ठीक है, जिन क्षेत्रों में क्या था? जो गैर विनियमित क्षेत्र थे। ठीक है, चलो जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनको समझ में नहीं आ रहा होगा, पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में थारू उत्तराखंड में थारू जनजाति के संदर्भ में विचार करना है और विचार करके बताना है कि कौन सा कथन बिल्कुल सही है। देखो पहला कथन है, इनमें चूल्हा बैठान, भूमिया पूजन, सर देना, तेल चढ़ावा, पहरावा, मौनी, कन्यादान, भंवर आदि रस्में होती है। अब शायद ये पहली बार ही पढ़ा होगा आपने, है ना?
और इतनी बातें मैंने क्लास में लिखाई भी नहीं, लेकिन मैंने फिर भी जानबूझ के डाला, वो इसलिए डाला ना। अब आयोग तो हर प्रश्न ऐसा तो देगा नहीं आपको जो आपने सब नोट्स में लिखा होगा ए टू जेड, है ना, एक एक शब्द आपको नोट से मिल जाएगा, ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं है ना। पर लेकिन कुछ मैंने इसमें वो जरूर डाली हुई थी, क्या, हिंट्स, है ना। चलो हिंट्स क्या थी, जैसे भूमि पूजा, देखो कहाँ है, कहीं लिखा है, हाँ देखो भूमिया पूजन, तो भूमि की बड़ी इंपॉर्टेंट होती है थारों में, तो भूमि पूजा तो होगी होगी ना, थोड़ा इससे आप लगा सकते थे कि हाँ ये वाला ऑप्शन सही हो सकता है। बाकी देखो चूल्हा बैठान, तेल चढ़ावा, मौनी, कन्यादान, ये तो किस में होता है, सब शादी में तो होता है। एक हिंट मिल रही थी हाँ कि ये प्रश्न सही हो सकता है ना, तो देखो ये वाला ऑप्शन सही हो सकता है। इनमें विधवा विवाह के रूप में चुटकटा तथा उठान विवाह प्रचलित है, ये तो पढ़ा ही आपने, बिल्कुल है, सही बात है ना। चलो उसके बाद चुटकटा विवाह के दौरान महिला का ससुर लठ भरवा भोज देता है, क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही है। देखो होता क्या है, पहली बात तो ये समझिए कि चुटकटा विवाह होता क्या है। चुटकटा विवाह का मतलब है, मान लो कोई दो व्यक्ति है ए और बी, दो व्यक्ति हैं ए और बी है, ठीक है। ए मान लो क्या है, पति है, और बी क्या है, ए की पत्नी है, ठीक है। आई बात समझ में, इतने में कोई डिफिकल्ट है नहीं हो रहा ना। हाँ ए पति है और बी क्या है, पत्नी है, सिंपल सी बात है। किसी कारणवश मान लो ये जो ए है ना वो मर गया, हो सकता है, संभावना। अब जो पत्नी थी वो क्या होगी, विधवा होगी, विधवा विवाह की बात हो रही है ना यहाँ पे, ठीक है, तो पत्नी क्या होगी, विधवा होगी मान लो, ठीक, तो यानी कि ये तो गया, खत्म, है ना, कहानी खत्म होगी। अब उसके अलावा मान लो देखो जो है थारों में क्या होता है ना, दूसरा विवाह का भी प्रचलन है, वहां पे ऐसा नहीं है कि पति मर गया तो कोई नहीं अब विवाह ही नहीं करना, जैसे पहले समाज में हुआ करता था ना पहले के टाइम पे, तो इनके उसमें वहां पे महिलाओं को बड़ा सम्मान दिया जाता है, ठीक। तो इसके पास ऑप्शन ऑप्शन रहता था, या तो ऐसे कर ले, या फिर क्या हो सकता है, दो ऑप्शन होता है। अगर आप किसी दूसरे लड़के से शादी करते हैं तो आप उसी के घर जाओगे ना, होता है ऐसे, अरे ऐसे तो होता है। मान लो कोई लड़की विधवा है, अब वो दूसरी शादी करती है तो उसी के तो घर जाएगी जिसके साथ शादी करेगी, होगा नहीं होगा, ऐसे तो होता है सामान्य तौर पे, तो ये तो सामान्य विवाह हो गया। लेकिन कभी कभी ऐसे ऑफर भी चलते थे, कैसे वाले हैं, ये चलता था कि मान लो ये पत्नी है, ठीक है, अगर ये किसी लड़के के साथ शादी करती है, मान लो सी, ये तो पहले ही टपक गया ना, ठीक है। अब मान लो किसी से शादी करती है सी व्यक्ति से, अब ऑप्शन यहाँ पे ये रहता था कि ये इसके घर नहीं जाएगी बल्कि ये इसके घर आएगा। आई बात समझ में, घर भी काम मायका नहीं, जहां इसका घर था, किसका, ए का घर था, जहां यानी ससुराल में। इस प्रकार का जब विवाह होता था उसी विवाह को होते थे चुटकटा विवाह कहते थे, क्या कहते थे, चुटकटा विवाह कहते थे। वो अपना चुटिया काट लेता था ना, थोड़ा पहचान है, चुटकटा आया तब, है ना, होता नहीं गांव में, ठीक है, कैसे चिढ़ाते हैं वो चुटकटा आ गया ना, ऐसे इस टाइप से, ठीक। तो देखो इस प्रकार के विवाह को क्या बोलते थे, चुटकटा कहते थे। महिला का ससुर जिंदा है, अब बताओ महिला का ससुर को कैसा लगेगा, कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया, मेरी बहू किसी और लड़की को इधर ला गई और बढ़िया से शादी, अब मेरे बेटे का स्थान किसी, उसको तो दुख होगा ना, होगा ही नहीं, दुख दुख होगा, बहुत ज्यादा दुख होगा उसको कि देखो मेरे बेटे की जगह किसी और ने ले ली, मैं चाह करके भी उसको बेटा नहीं बोल सकता हूँ, हालांकि उसकी भी हामी है कि कोई बात नहीं आ जाओ तो कोई तो संभालेगा, पर मन में कहीं ना कहीं पीड़ा होगी ना, मेरा अपना बेटा नहीं कोई दूसरा और है, अब वो मेरी बहू का पति बन गया है, मेरे ही घर में रहेगी, मेरी जायदाद उसी को मिलेगी। ऐसे में क्या होता था पहले के टाइम ना, ससुर, अब गुस्सा आ रहा है ससुर को, है ना, ससुर क्या करता, बरातियों को डंडे ही डंडे मारता था, पहले पहले के जमाने में, है ना, डंडे ही डंडे मारता था कि भागो रे यहाँ से, है ना, यहाँ मेरा घर टूट गया और तुम लोग यहाँ मेहमान बन के खाना खा रहे आराम से, भोज कर रहे हैं आराम से, तो ये वाली समस्या हो जाती थी। तो पहले तो ये ऐसे होता होगा, लेकिन आज की डेट में भी जब होता है ऐसे, तो अब ऐसा तो है नहीं कि किसी पे डंडा मारेंगे ना, क्योंकि सहमति से होती है हर चीजें। तो प्रतीकात्मक रूप से क्या किया जाता है, ससुर एक डंडा लेके आता है और प्रतीकात्मक रूप से जब सभी मेहमान क्या कर रहे होते हैं, भोजन कर रहे होते हैं, तो ऐसे हल्का हल्का ना मौज मस्ती में क्या करते हैं, डंडा मारते हैं, ठीक है। अब ये आज की व्यवस्था है, पहले हो सकता है सच में होता होगा कि सच में डंडा मारते होंगे, ठीक है। तो ये वाली स्थिति, इसी को बोलते थे क्या, चुटकटा या लठ भरवा बोझ कहते थे। इस प्रकार के भोज को क्या कहा जाता था, लठ भरवा बोझ कहा जाता था, यानी कि चुटकटा विवाह के दौरान महिला का ससुर लठ भरवा भोज देता था मेहमानों, ठीक है। चलो इनमें विवाह की जो सगाई रस्म होती है इसको क्या कहा जाता है, अपना पराया कहा जाता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो देखो
3 भी सही हो गया, 2 भी सही होगा, 4 भी सही हो गया। सारी बातें विवाह से हो रही है संबंधित, तो यहाँ भी विवाह वाली बातें आ रही, कन्यादान है ना, इस तरीके से भूमिया पूजन, ठीक है, थोड़ा ऐसे ऐसे थोड़ा हिंट मिल रही है, तो ये भी क्या था आपका सही था। तो यानी कि चारों क्या हो जाएंगे आपके सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाओ। उत्तराखंड में कौन सा वाद्य यंत्र विलुप्त होने की कगार पे है? तो बताओ कौन सा वाद्य यंत्र विलुप्त होने की कगार पे है? तो ये आपका वीणाई जो है वो विलुप्त होने की कगार पे, लगभग लगभग क्या हो चुका है, विलुप्त हो चुका है। ठीक है, अब कोई वाद्य यंत्र जिसको बजाना टफ हो या जिसकी उतनी वैल्यू ना रही हो, तो धीरे धीरे ऐसे वाद्य यंत्र या ऐसी कोई भी चीज क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, चलो, तो यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी मोचंग है, कांसे की थाली है, ये मजीरा, ये सब क्या है, हमारे पारंपरिक वाद्य यंत्र। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2022-24 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? अब जैसे आयोग खेल रहा है ऐसे ऐसे मैंने भी खेला कर दिया यहाँ पे। ठीक है, वो खेला क्या कर दिया, एक तो ये था कि सिंपली आप ये बोलो कि पहला स्थान किसका है, और सीधे सीधे लिख दिया उत्तराखंड का स्थान प्रथम द्वितीय तृतीय। ठीक है, अब इसके सामने जानबूझ के 79 80 ऐसा जोड़ दिया ना, तो अब ये टफ बन गया, भयंकर वाला टफ बन गया। सब इतना तो याद कर ही लेते हैं कि ये प्रथम आया, ये द्वितीय आया, और अभी आयु के मैंने पैटर्न देखा कि वो एक दो पेपर में उसने ऐसा भी पूछ लिया, तो इसलिए मैंने इस तरीके से भी डाल दिया प्रश्न, है ना। तो ये 79 अंकों के साथ क्या हो जाएगा, प्रथम स्थान हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन आपका सही हो। तो सतत विकास लक्ष्य का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसको हम क्या बोलते हैं आजकल एसडीजी। ठीक है, जिसमें भारत सरकार आजकल विशेष ध्यान कर रही है, और विशेष ध्यान सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का मतलब है कि किस तरीके से हम एजुकेशन, हेल्थ है, या हर चीजें जो भी है, एनर्जी है, हर चीज के मामले में किस तरीके से हम सही तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनमें डेवलपमेंट कर सकते हैं, ताकि हमें नुकसान भी ना हो और भविष्य में इसका क्या मिले, बहुत अच्छा फायदा मिले, है ना। हर सेक्टर में काम करने के लिए, वो भी सस्टेनेबल तरीके से। इसलिए सरकार क्या लेके आ रही है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक। इसमें राज्यों की क्या की जाती है, रैंकिंग की जाती है। रैंकिंग इसलिए भी किया है, होड़ भी तो रहती है ना, कंपटीशन। अगर राज्यों के बीच कंपटीशन ना कराया जाए तो हर राज्य बोले छोड़ो ना, क्या है ना, नहीं यार लास्ट आ रही, क्या हुआ तो बाद में एक ये भी तो होता है, ये स्टेट खत्म है, जैसे बिहार हर चीज में पीछे आता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ के नेताओं को होता होगा ना, यार हम हर चीज में पीछे, तो वो एक वो होता है कि यार हम आगे आए आगे आए। ठीक, चलो, अब जैसे मान लो उत्तराखंड इसमें लास्ट में होता 27-28 नंबर पे, है ना, तो ऊपर से मोदी जी डंडा करते हैं, क्या करे तुम, है ना, कोई दूसरा आता है ना, या दूसरी पार्टी वाली जैसे स्टेट है जहाँ पे और पार्टियों की क्या है, सरकार है, वो अगर लास्ट में आ जाए तो उनको क्या ही फर्क पड़ रहा। अब यहाँ तो उनकी अपनी वाली पार्टी है, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में अपनी वाली पार्टी है, और तब भी स्टेट क्या जा रहा है, पीछे जा रहा है, तो तब तो बोलेंगे ना क्या कर रहे हैं, है ना, क्यों हो रहा है ऐसा, तो पीछे से हो सकता है ना मार मूर भी पड़ जाए। ठीक, चलो, तो देखो ये 79 अंकों के साथ प्रथम स्थान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखो, खुदेड़ गीत ससुराल में लड़की मायके की याद में गाती है, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, ये कैसे गलत हो सकते हैं ना। ठीक, आजकल नहीं गाती, हाँ, आजकल सीधे वीडियो कॉल होती है ना। हाँ, ये तो तब का जमाना था ना, जब वीडियो कॉल नहीं था, फोन नहीं था, कुछ नहीं था, कोई संसाधन नहीं था, और ऊपर से मायका जाना भी अपने आप में एक चैलेंज था। अब तो मन करे तो मैं जा रही हूँ बस, है ना। ठीक है, हाँ ऐसा होता है ना। हाँ, ये सोचिए ऐसा तो नहीं होता है, नहीं, सबके साथ नहीं होता है, पर है ना, हाँ, कई लोगों के साथ हो जाता है, मैं जा रही हूँ बस, कोई किसी की मजाल कुछ बोले, कहाँ जा रही है ना। ठीक है, चलो, तो खुदेड़ गीत ससुराल में लड़की मायके की याद में गाती, मैं सबकी बात नहीं कर रहा। ठीक है, पता चला कोई पर्सनल ले अपने आप। कुमाऊनी भाषा में खुदेड़ को नराई कहते हैं, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। ठीक है, तो कुमाऊं में क्या कहा जाता है, नराई कहा जाता है। उत्तराखंड में वनों में गाए जाने वाले गीत न्योली है, क्या ये बात सही है? ना बोल रहे, क्लास में नहीं पढ़ा न्योली गीत, है ना, तो ये वनों में गाए जाने वाले गीत है। और लास्ट है कि सदेई गीत पति पत्नी के प्रेम पर आधारित गीत होते हैं, क्या ये बात सही है? ये गलत बात है। ये किस पे आधारित होते हैं, भाई और बहन के प्रेम पे आधारित गीतों को उत्तराखंड में क्या बोलते हैं, सदेई गीत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सदेई गीत कहा जाता है। तो देखो डी वाला ऑप्शन आपका क्या था, गलत था, बाकी सब क्या थे आपके सही आंसर।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कर नीचे दिए गए कूट के अनुसार सही उत्तर दीजिए। चलो जी बताओ। मुरखली एक आभूषण होता है, ठीक है, और मुरखली कहाँ पहना जाता है? तो ये कान पे पहना जाता है। अतरदान या इतरदान ये कहाँ पहना जाता है? तो ये वेस्ट यानी कमर पे पहने जाती है। ये कमर पे पहने जाने वाला एकमात्र क्या है? आभूषण है। जैसे कमर पे कहाँ आभूषण पहने जाते हैं? पहने जाते नहीं पहने जाते हैं ना। अगर है पहन सकते हो अलग बात है, पर जनरली तो नहीं पहने जाते ना, है ना। अगर कोई कमर पे आभूषण पहन रहा है, इसका मतलब क्या है बताओ जरा, इसका मतलब क्या है? पहली बात देखो, थोड़ा जैसे कान पे पहने जाते हैं या गले में पहने, इन आभूषणों को ही लेना अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग कार्य है, इतने महंगे हैं, है ना। जो स्थान कितना छोटा सा, यहाँ छोटा सा स्थान है, उसके बावजूद उन्हीं को लेने में हालत खराब हो रही है। कोई आदमी कमर पे आभूषण बांध रहा है, तो कमर पे आभूषण बांध रहा है मतलब कितना बड़ा आभूषण से, और इतना बड़ा आभूषण मतलब कितना महंगा होगा बताओ। होगा इतना आसान? बहुत महंगा होगा ना। तो इसका ये मतलब है कि अगर कोई अपने कमर पे आभूषण बना बांध रहा है, तो इसका ये मतलब था कि ये संपन्नता का प्रतीक हुआ करता। संपन्नता का मतलब इसके पास पैसों की कोई कमी नहीं, है ना। तो पहले के टाइम पे जिन लोगों के पास पैसों की कोई कमी नहीं होती थी, तो कमर पे भी बांध लेते थे, और उसी को क्या बोलते थे? इतरदान। अब कोई कमर पे इतना बड़ा आभूषण बांध रहा है, तो इसका मतलब वो संपन्न है, मतलब पैसों की कोई कमी नहीं है ना, ठीक है। तो इसीलिए अतरदान के बारे में आपने पढ़ा भी होगा कि अतरदान जो होता है वो संपन्नता का प्रतीक होता है, यानी पैसों के मामले में संपन्नता का प्रतीक होता है, ठीक है। चलो अब उसके बाद देखो रामनवमी। कई लोग तो त्योहार रखने की मतलब व्रत रखने की सोच है ना, अरे रामनवमी कब आ रहा है ना, है रामनवमी। क्या होता है रामनवमी? हाँ, कुमाऊं में बोलते हैं रामनवमी। किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? किसको? पायल है? पायल तो पाँव में पहनते हैं। हाँ ना, ठीक बोल रहे हो। जो गुलबंद है, गुलबंद, गुलबंद को कुमाऊं में रामनवमी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रख रहे हैं। तो रामनवमी मतलब कहाँ पहना जाएगा? पैर में नहीं रे, हाँ गले में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? गले में पहना जाता है। यानी जिसको हम गुलबंद बोलते हैं, उसी को कहीं कहीं कुमाऊं में, हर जगह नहीं, कहीं कहीं रामनवमी भी बोल देते हैं। तो इसलिए मैंने गुलबंद जानबूझ के नहीं डाला। मैंने, मुझे पता गुलबंद लिखूंगा तो आप बता देंगे, मतलब आसानी से। थोड़ा कंफ्यूजन भी होना चाहिए, यार रामनवमी क्या था। वैसे मैंने क्लास में लिखा है कि गुलबंद को कुमाऊनी में कहीं कहीं क्या बोलते हैं? रामनवमी भी कहा जाता है। तो मैंने गुलबंद लिखता तो आसान हो जाता, प्रश्न बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता, ठीक। तो इसलिए मैंने रामनवमी लिख दिया। तो रामनवमी कहाँ पहना जाता है? गले में। पौटा, पौटा कहाँ पहना जाता है? तो पौटा पहना जाता है पैर में पहना जाता है, ठीक है। तो बाकी आप अपने हिसाब से क्या कर देना, मिलान कर देना, ठीक है। अगला प्रश्न आ जाओ। तो लग रहे हैं प्रश्न लेवल के, बढ़िया लेवल के लग रहे हैं, है ना। हाँ ठीक है, ऑनलाइन वाले भी कमेंट करते रहेंगे हाँ, कि प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं। कई बच्चे बार बार होते सर प्रश्न और टफ बनाओ और टफ बनाओ, ठीक है। आज उनकी मन की बात होगी। आज इतना टफ बन गया पेपर, टफ क्या, टफ तो नहीं है खैर, पर अच्छे लेवल का पेपर बन गया है ना। चलो, मेन होता है एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अगर एक ही क्वेश्चन में अगर आप 5 या 10 बातें आपको एक्स्ट्रा मिल रही है, तो वही तो है मेन आधार, ठीक है। क्वेश्चन सस्ता हो, महंगा हो, टफ हो या आसान हो, उससे क्या फर्क है ना। पर कभी कभी हम ऐसा पेपर बीच बीच में बनाते रहेंगे। अगला है उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो देखो, समान नागरिक संहिता पिछले 2 साल से चर्चाओं में है, और उत्तराखंड समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है स्वतंत्रता के बाद, है ना। तो इसीलिए ये प्रश्न अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सभी लोगों को बोल रहा हूं मैं, इस प्रश्न को अच्छे से तैयार करके चले जाना। आए ना आए वो अलग बात है, पर चले जाना तैयार करके। इससे जितने भी रिलेटेड इससे भी बातें हो सकती है, सब तैयार करके जाना, क्योंकि इससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखो, उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता के संबंध में कौन सा कथन सही है। यह है 5 सदस्यीय मसौदा समिति का गठन, जिसकी अध्यक्ष कौन थी? रंजना देसाई थी। क्या ये बात सही है? क्या ये 5 सदस्यीय मसौदा समिति थी? तो बिल्कुल थी, सही बात है। जिसकी अध्यक्ष कौन थी? न्यायाधीश रंजना देसाई थी। उसके अलावा देखो, दूसरा ऑप्शन है, इस समिति का गठन 25 मई 2022 को किया। बिल्कुल सही बात है, बी ऑप्शन भी सही है।
यूसीसी विधेयक विधानसभा में 7 फरवरी को पारित किया गया, ये भी सही है, ये भी सही है। चौथा है उत्तराखंड में यूसीसी 26 जनवरी 2025 को लागू किया गया था। वैसे प्रश्न यहाँ पे ये था कि कौन सा कथन सही नहीं, ये होना था यहाँ पे, ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन, उत्तराखंड में यूसीसी 26 जनवरी 2025 को लागू हुआ, तो क्या 26 जनवरी को हुआ? नहीं हुआ। ये कब हुआ था? 25 जनवरी को हुआ था। जानबूझ करके 26 जनवरी डाला गया यहाँ पे, जानबूझ के डाला, वो इसलिए डाला मैंने इससे रिलेटेड कर दिया कि सभी ऐसा सोचेंगे 26 जनवरी को क्या होगा, संविधान दिवस है ना, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, संविधान लागू हुआ होगा, लागू हुआ था, और हो सकता है सरकार ने 26 तारीख की डेट डिसाइड करी होगी ना, 26 जनवरी, तो ताकि आप कंफ्यूज हो जाए थोड़ा इस बात में ना, ठीक है। अब जिसने याद नहीं किया होगा तो उसका तो गलत होगा ही, है ना। तो इसका ऑप्शन क्या था? डी वाला करेक्ट आंसर था, ठीक है, कि ये 25 जनवरी 2025 को लागू। अगला प्रश्न आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ है? तो भारत का पहला जो लाइकेन पार्क है कहां पर है? ये आपका मुंशियारी में। वहीं सुरभि वाटिका या एरोमेटिक गार्डन की बात करें तो ये आपका लाल कुआं हल्द्वानी में है। उसके अलावा देश का प्रथम बुरांस की बात करें तो ये कहां पर है? तो ये आपका मुंशियारी में ही है। कहां पर है? मुंशियारी में। देश का पहला बुरांस पार्क, सी कहां है रे? इधर, हाँ ठीक है। और राज्य का प्रथम मॉस गार्डन, तो मॉस गार्डन कहां है? खुरपाताल में, ठीक है। तो एक का एक, बी का चार, एक का एक, बी का चार है कहीं? हाँ ये सही है, ठीक है। बस ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाओ। उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, ये ज्योग्राफी का प्रश्न हो जाएगा। और पहला, दून घाटियां एमबीटी क्षेत्र में स्थित होती है, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। मैंने आपको क्या बताया था कि एमबीटी वो क्षेत्र होता है जो शिवालिक और मध्य हिमालय को क्या करता है? अलग करता है, ठीक है। और शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में ही क्या होती है? समतल चौरस घाटियां होती है, और इन्हीं समतल चौरस घाटियों को ही क्या बोलते हैं? दून कहा जाता है, ठीक है। तो यानी कि एमबीटी क्षेत्र में ही क्या होते हैं आपके दून, जैसे देहरादून ही देख लो ना, नीचे ये वाला एरिया जहां जहां दिखता है आपको शिवालिक दिखता है, शिवालिक छोड़ पहाड़ दिखता है, इधर नहीं दिखता है, ये दिख नहीं है इधर, ना बोले छत में जाना तब देखना इधर से, है ना। ये वाला जो पूरा क्षेत्र है आपको शिवालिक दिखता है। शिवालिक का मतलब है छोटे छोटे पहाड़, ठीक है। ये वाली देखा होगा डोई वाला सी, इधर आ जाओ, इधर फिर दुधली आ गया, इधर क्लेमेंट टाउन हो गया, तो पूरा ये एरिया आपको जंगल वाला दिखता है, छोटी छोटी पहाड़ियां दिखती है, तो ये शिवालिक हो गया, ठीक। अब ये जैसे आप यहाँ से राजपुर से ऊपर जाओगे तो मध्य हिमालय शुरू हो गया, है ना। राजपुर से ऊपर जाओगे तो यानी मसूरी, मसूरी क्या है? मध्य हिमालय है। अब देखो इधर ये शिवालिक हो गया, उधर आपका मसूरी मध्य हिमालय हो गया, बीच में है समतल घाटी, है समतल घाटी, यही समतल घाटी तो क्या है? आपकी दून घाटी है। और इसी क्षेत्र को क्या बोलते हैं? जो ये शिवालिक और जो मध्य हिमालय को अलग कर रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं? एमबीटी बोलते हैं। यानी कि एमबीटी दून घाटियां एक ही, तो एमबीटी क्षेत्र में ही क्या होती है? आपकी दून घाटियां होती है। तो पहला ऑप्शन सही हो गया। मध्य या लघु हिमालय में पर्याप्त मात्रा में जीवाश्म पाया जाता है, ये तो बिल्कुल गलत बात हो जाएगी ना। जीवाश्म कैसे मिल जाएगा? यहाँ तो चट्टाने होती हैं, है ना, कठोर चट्टाने होती हैं। कुछ टाइम जब आप खुदाई करेंगे तो खुदाई करने के बाद मिट्टी खत्म हो जाती है, चट्टाने लगना शुरू हो जाती है। वहीं आप शिवालिक में आप बहुत गहरा खुदते जाओगे तब भी आपको चट्टाने नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि शिवालिक सबसे नया हिमालय है, सबसे नया है, तो इसका मतलब इसका डेवलपमेंट ठीक से अभी हुआ नहीं, इसलिए शिवालिक क्षेत्र में देखा होगा कि पहाड़ ना बड़ी जल्दी से टूट जाते हैं, बहुत ही हल्के। आप कई बार आसपास गए भी तो होंगे, आपने देखा होगा कि चट्टाने नहीं दिखती, ऐसे मोटे कंकड़ पत्थर ज्यादा दिखते हैं, है ना, मिट्टी ज्यादा दिखती है ना। और मिट्टी भी कैसे वाली? कंकड़ पत्थर वाली ज्यादा दिखती है। लेकिन जब आप ऊपर जाओगे तो आपको चट्टाने, सख्त चट्टाने ज्यादा मिलेंगी, आपको बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे, मिलते हैं, ठीक है। चलो, तो यानी कि ये वाली बात बिल्कुल गलत हो जाएगी, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन ये अभी तक गलत है। अस्थाई हिमरेखा 4000 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है, बिल्कुल सही है। अस्थाई हिमरेखा का मतलब है कि जिसके बाद आपको साल भर बर्फ देखने को मिलेगी, है ना। तो ये 4000, जैसे देखो इधर लगभग 3200-3400 मीटर से आपकी वृक्ष रेखा होती है, इसके बाद आपको वृक्ष नहीं मिलते, ठीक है। उसके बाद जब ऊपर जाएंगे तो जैसे हम 4200 मीटर या 4000 मीटर तक पहुंच जाएंगे तो इसके बाद आपको हमेशा बर्फ दिखेगी, चाहे आप साल के किसी भी महीने जाओ। ये जो बीच का जो ये क्षेत्र है, यही क्षेत्र होता है आपका बुग्याल वाला क्षेत्र। 6 महीने यहाँ साल भर बर्फ रहती है और 6 महीने यहाँ बढ़िया फूल खिल जाते हैं, बढ़िया घास के मैदान होते हैं,
ठीक है। चलो, तो ये 6 महीने यहाँ पे क्या होगा आपका, 6 महीने कब, जब आपकी शीत ऋतु होती है। ठीक है, चलो, इससे ऊपर आपके वृक्ष नहीं होते, यानी कि ये वाली बात भी आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। बुग्याल वृक्ष पंक्ति व हिम रेखा के बीच होती है, तो बिल्कुल सही बात है, ये वृक्ष रेखा है और इधर क्या है, हिम रेखा है, तो इसी के बीच में क्या होते हैं आपके, बुग्याल होते हैं। तो देखो कौन सा ऑप्शन गलत हुआ, बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाओ। निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है, तो विचार करते हैं। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 4 अप्रैल 2016 को लागू हुआ। देखो छोटी सी बात मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दी, क्या करें, यहाँ पे अप्रैल नहीं होना चाहिए, नहीं मतलब अप्रैल है, पर मतलब मैं ये कह रहा हूँ ये ऑप्शन गलत है ना, ऐसा मत सोचना, मैं टाइपिंग एरर की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने मार्च की जगह क्या लिखा है, अप्रैल लिखा है। अब जिसने इतनी बात पकड़ी होगी तो उसके लिए तो हो गया ना प्रश्न सॉल्व, बस प्रश्न सॉल्व हो गया। ये वाला गलत है आपका, ये वाला ऑप्शन, ये 4 अप्रैल की जगह 4 मार्च होना चाहिए था। उसके बाद देखो, संविधान अनुच्छेद 200 के तहत उत्तराखंड राज्य निर्वाचक आयोग का गठन किया गया है, यानी संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत प्रत्येक राज्य में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य के पंचायती चुनाव कराने के लिए राज्य में एक निर्वाचन आयोग होगा। जब ये व्यवस्था है तो यानी कि इसी व्यवस्था के तहत तो हमारे राज्य में भी निर्वाचन आयोग का गठन हुआ होगा, है ना, तो यानी कि बी वाला ऑप्शन भी सही है। कहाँ है प्रश्न, 2008 में पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 33 से 50% किया गया, तो क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही बात है। और 243 डी के तहत पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है, क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही है ये बात। ठीक है, चलो, तो देखो कौन सा गलत हो जाएगा यहाँ पे, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखो कौन सा सही नहीं है, ए वाला सही नहीं, तो केवल 3 सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं है समझ है, अच्छा केवल 3 नहीं, कहा था वो, अरे इसने गलत कर दिया रे, है कौन सा सही नहीं है, तो केवल एक होना चाहिए था ना, टाइपिंग एरर कर दी क्या इधर। कौन सा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13, 13 मतलब 33, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, गड़बड़ी यार, कौन सा कथन सही है, यहाँ पे 3 की जगह ना 1 होना चाहिए था, ठीक है, ये सही, ये था यहाँ पे, ठीक है, ये ठीक कर देना ये वाला प्रश्न, हाँ ठीक है, कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो केवल 1 नहीं होना चाहिए था, ठीक, तभी बोलो ऐसा गड़बड़ कैसा हो गया। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि केवल 1 वाला सही नहीं है, बाकी 3 आपकी क्या है, सही हो जाएगी। ठीक, चलो अगला प्रश्न आ जाओ। उत्तराखंड प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया, तो उत्तराखंड प्रशासनिक सुधार आयोग के गठन की बात करें तो इसका गठन 2006 में किया गया था। उस टाइम पे हमारे राज्य, देखो अब देखो प्रशासन की बात हो रही है, प्रशासनिक व्यवस्था में क्या करना है, सुधार करना है, ठीक है, और प्रशासनिक व्यवस्था में अगर आपको सुधार करना है तो पहली बात इसके लिए हमारे पास एक कमेटी बैठेगी, है ना, क्योंकि जब भी आपको सुधार करना होता है तो सरकार हमेशा एक कमेटी बैठाती है, समिति का गठन किया जाता है एक्सपर्ट लोगों की, आप राय दो अपनी कि हमें प्रशासन में सुधार करना है तो किस तरीके से इसमें सुधार किया जा सकता है। अब मुझे ये बताओ कि अगर मुझे उत्तराखंड प्रशासनिक सुधार आयोग बनाना है, समिति बनाना है और उत्तराखंड के प्रशासन में सुधार करना है, तो सबसे खतरनाक एक्सपर्ट आदमी कौन होगा इसके लिए, कौन होगा, ऑब्वियसली बात है वही आदमी तो होगा जो उत्तराखंड में प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी होगा। कौन होता है उत्तराखंड में प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी, पटवारी मत बोलना, हाँ है ना, गांव का नहीं पूछ रहा मैं, उत्तराखंड में प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, हैं, कई बार बता चुका हूं मैं, हैं, कौन होता है, मुख्य सचिव, कितनी बार बता चुका हूं, चीफ सेक्रेटरी जिसे बोलते हैं, ठीक है, उत्तराखंड सचिवालय को जो लीड करता है उसी अधिकारी का नाम क्या है, चीफ सेक्रेटरी। और इस टाइम पे कौन है हमारे चीफ सेक्रेटरी, आनंद वर्धन है। इससे पहले कौन सी थी, राधा रतोड़ी, राज्य की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी। ये हमारे राज्य की सबसे, ये हमारे राज्य की क्या है जो सीएस वाला पद होता है
हमारे राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक पद होता है। जब किसी आईएएस अधिकारी की सर्विस लगभग 28 से 30 साल हो जाती है, उसके बाद बनता है, वो भी विशेष योग्यता से बनता है ना। ठीक है, लगभग अपने जीवन के रिटायर जाने वाला होता है, तब बनता है कोई अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी, है ना। चलो, तो ये ध्यान रखना आपको। तो देखो 2006 में हमारे राज्य के जो चीफ सेक्रेटरी थे उनका नाम था जेसी पंत करके उनका नाम था। तो इन्हीं जेसी पंत की अध्यक्षता में क्या किया गया, इस आयोग का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष इनको बनाया गया। ठीक है, इसका काम यह था कि हमें प्रशासन में किस तरीके से सुधार करना है उसके बारे में अपनी सिफारिशें राज्य सरकार को देना। ठीक, चलो अगला प्रश्न आ जाओ, नेक्स्ट प्रश्न आ जाते हैं। पवारकालीन कर व्यवस्था में आयात निर्यात पे कौन सा कर लगाया जाता था, कौन सा लगाया जाता था, ये पौन टोटी कर लगाया जाता था। ठीक है, चलो थोड़ा फटाफट कर लेते हैं। सही सुमेलित नहीं है, बताओ। मल्ला महल किसने बनाया, रुद्रचंद ने बनाया, बिल्कुल ठीक बात है। गौला चोड़ किसने बनाया, गोरिल ने बनाया, ये भी बिल्कुल ठीक है। ये गलत है, ये रत्नचंद ने बनाया था, है ना, सी वाला ऑप्शन। और लाल मंडी किसने बनाया, कल्याण चंद ने बनाया। अच्छा, राजबुंगा किसने बनाया, राजबुंगा महल, बताओ राजबुंगा महल किसने बनाया था, है राजबुंगा किसने बनाया था, किसने, सोमचंद, है ना। चंद वंश का जो फाउंडर था उसको सोमचंद माना जाता है, और ऐसा माना जाता है इसी ने राजबुंगा किले का निर्माण करवाया था। और कहां पे करवाया था, कहां पे, चंपावत में, क्योंकि चंदों की जो पहली राजधानी थी वो कौन सी थी, चंपावत थी। ठीक है, चलो अगला प्रश्न नेक्स्ट। चंदकालीन प्रशासनिक व्यवस्था थी, देखो कितना बढ़िया प्रश्न बन रखा है, देखो। ठीक है, चंदकाल, जब चंदों का समय था कुमाऊं में, तो उस टाइम पे वहां की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे ऊपर क्या होता था। तो सबसे ऊपर क्या होता था, जैसे आज सबसे ऊपर क्या होता है, देश, देश के बाद राज्य होता है, राज्य के बाद क्या होते हैं, मंडल होते हैं, मंडल के बाद क्या होते हैं, जिले होते हैं, जिले के बाद तहसील, उसके बाद आपके गांव होगी, है ना। देखो अब यहाँ पे चंदों के समय पे सबसे ऊपर क्या होता था, सबसे ऊपर हुआ करता था राज्य। तो देखो सबसे ऊपर अगर राज्य होता था तो पहला वाला ऑप्शन आपका कट हो गया। ठीक, और कहीं राज्य लिखा है नहीं, और कहीं देश लिखा है पहले नहीं लिखा है, तो इसको चेक करते हैं। सबसे पहले राज्य, राज्य के बाद देश, देश तब भी नहीं होता था, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन में आ जाते हैं, चंदों के समय सबसे पहले राज्य होता था, ठीक बात है, उसके बाद मंडल होता है, ये बात बिल्कुल सही है, मंडल के बाद देश होता था, देश के बाद गरखे, गरखे के बाद आपके नहीं, अब यहाँ गड़बड़ हो गया, परगने पहले होना चाहिए था, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी आपका गड़बड़ हो जाएगा। लास्ट देखो, सबसे पहले राज्य बिल्कुल ठीक है, फिर मंडल ठीक है, फिर देश, परगने, गरखे और गांव, तो यानी कि डी वाला ऑप्शन आपका क्या है, सही आंसर। ठीक है, कई लोग इससे भी कंफ्यूज हो, अरे देश, इसलिए मैंने जानबूझ करके देश सबसे आगे एक में ही लिखा है। मैंने कहा इनको अगर गलत करना हो ना तो ये कोई कंफ्यूज ना हो गलत करने में, है ना। जैसे किसी के ये चल रहा होगा ना दिमाग, देश सबसे बड़ा, आज की व्यवस्था के हिसाब से ना देश सबसे बड़ा होता है, देश से ऊपर तो कोई चीज ही नहीं होती है ना। चंदों के टाइम भी तो ऐसे रहा होगा, कोई तुक्का मारने की कोशिश कर रहा होगा ना, है ना, ज्यादा दिमाग लगाने की। तो जानबूझ के मैंने देश एक ही ऑप्शन में डाला ताकि वो कंफ्यूज ना हो, सीधे सीधे इसी पे आंसर मारे हो। अगर मैं देश किसी, मान लो इसमें भी मैं देश पहले नंबर पे देता, वो उसको कन्फ्यूज, यार इस पे मारो इस पे मारो, मैं नहीं चाहता था वो कंफ्यूज मैं बिल्कुल नहीं चाहता था वो कंफ्यूज हो, इसलिए मैंने देश केवल एक ही ऑप्शन में पहले नंबर पे रखा, है ना, कि वो सीधे देखे देश, अच्छा देश केवल इसी में आगे, लो जी यही यही ठीक है ना। तो मैंने सोचा कि जो गलत करेगा वो बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने दूसरे वाले में देश आगे डाला भी नहीं। ठीक है, चल, तो ऐसा खेलता है, मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ एग्जामिनर की, ऐसी स्ट्रैटेजी होती है ना, कि देखते हैं कौन कितना दिमाग, क्योंकि ये देखो नॉलेज का खेल तो है ही, पेपर जो है वो ज्ञान का खेल तो है ही है, आपने कितना याद किया है वो तो परख होगी होगी, पर आपका जो ज्ञान है ना, उस ज्ञान का आप इस पेपर में कैसे यूज करते हैं, असली पेपर तो वही है ना। ठीक है, कई साल पेपर, कई लोग होते हैं जैसे कई साल तैयारी करने के बाद भी नहीं निकलता है, उसका रीजन ही ये होता है, नॉलेज बहुत अच्छी है, बहुत कुछ याद है, लेकिन वो अप्लाई करना नहीं आता ना पेपर में। उनको ऐसा चाहिए आज के टाइम पे कि हम तो चाहते हैं कि आपको नॉलेज हो। एग्जामिनर क्या सोच रहा है, पहले के टाइम पे सीधे वन लाइनर आते थे, जिसको जितना याद, ठीक है भाई, सीधे सीधे ये कहाँ है वो कहाँ है ऐसा कहाँ है ना, इसमें क्या दिमाग लगाना चाहता है। अब वो चाहता है
कि उसको नॉलेज तो हो ही हो, साथ में उसको विश्लेषण करने की भी क्षमता हो कि क्या वो प्रश्न पढ़ रहा है, ध्यान से पढ़ रहा है। अब ये लिखा है कि भारत का पहला पुराण उद्यान क्या है, इसमें क्या आप ध्यान से पढ़ोगे, कहाँ है, मुंशियारी में, खत्म हो गया ना। अब ऐसे प्रश्न आपको बड़े ध्यान से पढ़ने पड़ेंगे ना। वो चाहता है कि आप जो काम कर रहे हैं ना उसमें मन लगा के, आप सरकारी डिपार्टमेंट में आओगे कल के दिन, है ना, तो सरकारी डिपार्टमेंट का भंडाफोड़ थोड़ा ना करना है। पहले के कैसे होते थे सरकारी नौकरी वाले, आज वाले पढ़े लिखे हैं, कई सारी चीजें हैं, तो कुछ अच्छा कर भी रहे हैं कई लोग, है ना, तो ये फर्क आ जाता ना। तो ये विश्लेषण वाली क्षमता इसलिए डाल रहा हूँ धीरे धीरे आपके पेपरों में। अगला, सुमिलित करना है, ग्रंथ को मिलाना है, कौन इसका राइटर है, तो विरित कौमुदी मतीराम, ठीक। उसके अलावा फतेह प्रकाश ग्रंथ किसका है, भूषण कवि का। फतेह शाकरण ग्रंथ जटाधर मिश्र, और विरित विचार किसका है, सुखदेव का हो जाएगा। अब बाकी अपने हिसाब से मिला दो, कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा, एक का तीन, एक का एक है, दो का तीन, बस बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका। चलो तो क्वेश्चन नंबर 19, उत्तराखंड बजट 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। और पहला कथन क्या है कि उत्तराखंड का कुल बजट 1,01,175.33 करोड़ रुपए का था, ठीक। क्या ये बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट है आपके पास कि 2026-25-26 का जो बजट है वो ज्ञान और नमो थीम पे आधारित है। क्या है ये बात, बिल्कुल बिल्कुल सही है। उत्तराखंड सरकार ने दो थीम रखी है, ज्ञान और नमो। ज्ञान और नमो का मतलब ये है कि इन दो चीजों पे क्या किया जाएगा, फोकस किया जाएगा, ठीक। अब देखो जो ज्ञान है, जैसे यहाँ पे ज्ञान लिखा है ना, तो ज्ञान की फुल फॉर्म क्या है, तो ज्ञान जी, जी का मतलब क्या है, गरीब, ठीक। वाई, वाई का मतलब क्या है, युवा, ठीक। और उसके बाद क्या है, ए का मतलब क्या है, अन्नदाता, अन्नदाता का मतलब क्या है, कृषक, किसान, ठीक। और उसके बाद एन, एन का मतलब क्या है, तो एन का मतलब है नारी। इसका ये मतलब है कि हमने जो 2025 और 26 का जो बजट तैयार किया है, इस 2025-26 के बजट में स्पेशली समाज के इन चार वर्गों पे क्या किया जाएगा, फोकस किया जाएगा। कौन कौन से, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। आपको प्रत्येक लेटर का क्या होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। दूसरा देखो, नमो, ज्ञान, अच्छा अगला कौन से, ओ, नमो में ओ का अर्थ ओजस्वी भारत है, तो पहले हम देख लेते जो नमो वाला है। देखो नमो, नौ का मतलब यानी एन, एन का मतलब क्या है, नवाचार। नवाचार का मतलब ये है कि हम नवाचार के क्षेत्र में क्या करेंगे, क्या करेंगे, फोकस करेंगे। नवाचार का मतलब क्या होता है, नवाचार मतलब यानी नई नई रिसर्च पे ध्यान देंगे। आपने कोई नई चीज क्रिएट करी, उससे बिजनेस बन गया, तो वो नवाचार हो गया, है ना, अपने आप में एक यूनिक आइडिया हो गया। तो जब ऐसी चीजों पे ध्यान दिया जाएगा तो तभी तो नई नई चीज क्रिएट होगी, नई नई चीज क्रिएट होगी तो उसका मार्केट होगा, उसका इकोनॉमी में क्या होगा, बहुत बड़ा योगदान होगा, ठीक है। तो नवाचार, नवाचार पे हम फोकस करेंगे। उसके अलावा ए फोर का मतलब क्या है, आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता, यानी हम ये कोशिश करेंगे कि हम प्रत्येक क्षेत्र में क्या बने, आत्मनिर्भर बने, सेल्फ रिलायंट बने। हमें किसी दूसरे स्टेट या किसी दूसरे कंट्री पे रिलायंट होने की क्या नहीं है, आवश्यकता नहीं है। स्पेशली उन क्षेत्रों में हम क्या करेंगे, ज्यादा फोकस करेंगे जिन क्षेत्रों में हमें क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है, आयात करना पड़ता है, ठीक है। चलो तो आत्मनिर्भरता। उसके बाद एम, एम का मतलब क्या है, तो एम का मतलब है क्या है, ओजस्वी, एम नहीं, एम का मतलब क्या है, महान विरासत, महान विरासत। जैसे भारत की अपनी क्या है, एक महान विरासत है ना। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से भारत भी क्या है, एक सभ्यता है जिसकी बहुत पुरानी सभ्यता है, उसका अपना एक आर्ट एंड कल्चर है। और मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर किसी समाज का अपना आर्ट एंड कल्चर नहीं है तो फिर वो समाज अपनी एक अलग आइडेंटिटी लेकर कभी नहीं चलेगा, है ना। तो किसी भी समाज की पहचान जो है वो उसके आर्ट एंड कल्चर से होती है, ठीक है। चलो तो देखो, यानी कि इसी महान विरासत, हमारी महान विरासत क्या है, क्या है हमारी महान विरासत, पता नहीं क्या है ना, क्या है हमारी महान विरासत है, क्या है हमारी, हमारी महान विरासत क्या है, कि हमारे जो पुराण हैं, ठीक है, हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे जो वेद हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, ठीक है, उन परंपराओं को हम सजोए रखें, ठीक है। परंपराओं में कई बार कुप्रथाएं भी होती है, उन कुप्रथाओं की बात नहीं कर रहे, कुप्रथाएं धीरे धीरे क्या होती है,
जब आप अच्छे तरीके की सोच आती, जब शिक्षा आती है, तो परंपराएं भी क्या हो जाती है, जो कुप्रथाएं हो जाती है वो समाप्त हो जाती है ना। वैसे हमारा कल्चर कैसा रिच कल्चर है, इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा देश के अंदर हर स्टेट का अपना आर्ट एंड कल्चर है, बहुत महान विरासत है ना, नहीं है? आपने इंग्लैंड में देखे होंगे, तो इंग्लैंड में तो सब एक जैसे दिखते हैं ना, एक जैसे, सबकी एक ही बोली, सबकी एक ही भाषा, सबका रहन सहन एक, सबका खान पान एक जैसा, वही पिज्जा बर्गर ना, इस टाइप का है ना, सबका एक जैसा ही खाना है। अगर आप भारत में जाए, आप उत्तराखंड से चलना स्टार्ट करो, उत्तराखंड जाएंगे, उत्तराखंड वालों का रहना सहना अलग है ना। आप हरियाणा जाओ, बोली भाषा अलग, रहन सहन अलग है ना, इंसान भी थोड़ा अलग दिखेंगे। आगे राजस्थान की तरफ जाओ, आपको अलग ही कल्चर दिखेगा। गुजरात की तरफ जाओ, अलग ही कल्चर दिखो। पंजाब की तरफ जाओ, अलग। कश्मीर की तरफ जाओ, अलग। नॉर्थ ईस्ट में जाओ, बिल्कुल अलग। साउथ में जाओ, बिल्कुल अलग। नहीं है? तो एक्चुअली इस देश के अंदर कई सारे देश हैं, जैसे अगर वहां के हिसाब से देखें हम, इंग्लैंड इनके हिसाब से नहीं है। तो यहाँ पे देखो, इतनी विविधता है, इतनी डाइवर्सिटी है, उसके बाद भी ये देश क्या है, यूनिटी है नहीं? ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इस विरासत को हमें क्या करना है, सजोए रखना है। तो इसमें भी हमें क्या करना होगा, फोकस करना होगा। ठीक है, और ओ का मतलब क्या है, तो ओ का मतलब है ओजस्वी मानव संसाधन। क्या है? ओजस्वी मानव संसाधन। ठीक है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेस, जो भी हमारे ह्यूमन रिसोर्सेस हैं, जो भी हम प्रकृति से अलग अलग रूपों में प्राप्त करते हैं, तो उन पे भी हमें क्या करना होगा, फोकस करना होगा। तो यानी कि इस साल का जो बजट था वो ज्ञान और नमो थीम पे आधारित था, लेकिन नमो में जो ओ का अर्थ है वो ओजस्वी भारत नहीं है, वो क्या है, ओजस्वी मानव संसाधन है। जानबूझ के मैंने ओजस्वी भारत लिख दिया ना, सब लोग सोचें यार अच्छा लग रहा है ना ओजस्वी भारत, है ना। ये कैसा हो सकता है कि ओजस्वी भारत नहीं होगा, वो मतलब ओजस्वी भारत अच्छा लग रहा है, तो ये वाला सही है, तो इसलिए जानबूझ के डाला गया। ठीक, उसके अलावा देखो, ज्ञान का अर्थ आम लोगों को बजट के बारे में ज्ञान दिया जाएगा, जानबूझ के बनाया ना मैंने स्टेटमेंट, है ना। अब कई को हो सकता है हाँ ठीक तो बोले, ज्ञान का अर्थ आम लोगों को बजट के बारे में ज्ञान दिया जाएगा। ठीक, तो मैंने क्या कर दिया, थोड़ा शब्द के साथ खेल लिया। ठीक है, तो देखो 3 और 4 क्या है आपका, गलत हो जाएगा। 3 और 4 गलत हो जाएगा, तो इसका मतलब कोई है ऐसा ऑप्शन? 3 और 4 कहाँ है? अच्छा, बताना क्या था हमें, सही बताना है। अच्छा, सही बताना है, तो सही बताना है, तो यानी कि 1 और 2, तो 1 और 2 आपकी क्या हो जाएंगे, सही। तो ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपने दिया था ये पेपर, है नहीं दिया था? चलो, तो मेरा प्रश्न बोलने से पहले ना आप वो कर लो, क्योंकि ये थोड़ा, चलो कोई नहीं, रहने दो, कोई नहीं, छोड़ो, घर पे ही देख लेना। ठीक है, अगला प्रश्न आ जाओ। अच्छा, ये वाला हो गया, अगला प्रश्न आ जाओ। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं? तो देखो, पहला कथन है इसका शुभंकर मौली था, बिल्कुल सही है, मोनाल जैसा ही एक आदमी दिखता है ना। ठीक है, तो मौली हो गया, ए सही है। इसकी टैगलाइन संकल्प से शिखर तक, ये बात भी बिल्कुल सही है ना, जिसने ठीक से पढ़ा होगा उसको पता होगा। इसमें कुल खेलों की संख्या 36 थी, इसमें 35 थी, मैंने एक बढ़ा दिया जानना है ना। ठीक है, तो एक क्या है आपका 35, 35 थी, 36 नहीं। ठीक, और उसके अलावा देखो, शीर्ष 3 टीमें एस एस सी बी, महाराष्ट्र और हरियाणा, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो केवल ऑप्शन सी क्या था आपका, सही नहीं था। ठीक है, ये ऑल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड करके ऐसा कुछ है, ये पहले स्थान पे रहा था। अगला प्रश्न आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो बताओ जरा, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखो, गंगनाथ शूद्रों का प्रसिद्ध देवता है, बिल्कुल ठीक है। क्षेत्रपाल खेतों का छोटा देवता, या खेतों का जो देवता होता है ना। अगर आप कहाँ, चमोली, चमोली में अगर आप भूटांतिक क्षेत्र में जाए, बद्रीनाथ एरिया, माणा नीति, क्षेत्रपाल को वहां पे खेतों के देवता के रूप में पूजा जाता है, और भगवान विष्णु का रक्षक भी बोलते हैं ना क्षेत्रपाल देवता को। ठीक है, हाँ। तो जनरली पहाड़ी इलाकों में लगभग लगभग सभी जगह क्या होता है कि खेतों का जो रक्षक होता है, उन देवता को क्या बोलते हैं, क्षेत्रपाल कहते थे। प्राचीन समय में कत्यूरियों के समय पे एक पद हुआ करता था जिसको बोलते हैं हम क्षेत्रपाल। क्षेत्रपाल का काम हुआ करता था क्या, खेतों की सुरक्षा करना, या खेतों का किस तरीके से और विकास किया जाए। ठीक है, तो हो सकता है क्या पता वही वाले क्षेत्रपाल, है ना, मरे होंगे, उनकी आत्माएं बाद में लोगों ने उनका सम्मान किया, तो देवता के रूप में पूजनीय होगी होंगी, ऐसी भी बात हो सकती है ना। ठीक है, चलो जी, अगला नेक्स्ट, चोमू, तो ये पशुओं की रक्षा वो नाश करने वाला। ठीक है, पशुओं की रक्षा
ऐसा मत समझना पशुओं का नाश करने वाला, पशुओं की रक्षा और बाकी चीजें जो भी आपके भूत प्रेत वगैरह है उनको नाश करने वाला देवता, ठीक है। हारू, हारू शिकार का देवता। अबे शिकार का देवता कैसे होगा ना, है ना। शिकार का देवता कौन होता है, राक्षस, है ना। हाँ, जैसे कौन है जैसे कौन है, हाँ जो भी लोग शिकार खाते हैं ना वही है। चलो अगला, नेक्स्ट उसके बाद, अराजकता के काल में किस डोटी राजा ने सर्वप्रथम कमादेश या केदार भूमि को विजिट किया था? तो ये कौन थे आपके, अशोक चल था। कौन थे आपके, अशोक चल। यानी अराजकता का मतलब है कि जब कोई फिक्स, जैसे एक टाइम था कत्यूरियों का समय, उस टाइम उत्तराखंड अपने स्वर्णिम काल में था, क्योंकि आपका गढ़वाल से लेकर कुमाऊं से लेकर इधर सिरमौर और इधर नेपाल तक ये पूरा क्षेत्र कत्यूरियों का हुआ करता था। धीरे धीरे कत्यूरी कम होने लगे और शक्तियां बाहर से आने लगी, है ना। यहीं के राजा एक दूसरे से लड़ने लगे, तो वो अराजकता का समय हो गया ना, ठीक है। तो उस समय पे डोटी से एक आदमी ने क्या किया, यहाँ अटैक किया, उनका नाम क्या था, अशोक चल था, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आ जाओ, पढ़ो इस प्रश्न को ठीक है। हमें क्या करना है, सही मिलान करना है, तो करिए जरा सही मिलान करिए, हैं, सही मिलान कीजिए। ठीक है, तो सही मिलान करिए भाई। देखो योगीश्वर, योगीश्वर, योगीश्वर की बात करें तो योगीश्वर किसे कहा जाता था, जागेश्वर, ठीक। गौथला, गोपेश्वर, थोड़ा ऐसे नहीं आता किसी को, ऐसे भी मिलान कर सकते थे, ठीक। कालों का डांडा, अभी हाल में न्यूज में भी था कि लैंसडाउन का नाम चेंज किया जा रहा है, ठीक है, और शायद हो गया ना चेंज, ठीक है। इसका नाम कालों का डांडा रखने का क्या है, प्रस्ताव है, क्योंकि लैंसडाउन का प्राचीन नाम कालों का डांडा ही हुआ करता था, ठीक है। तो अंग्रेजों ने छावनी बनाई तो लैंसडाउन के नाम पे क्या रख दिया, उस क्षेत्र का नाम लैंसडाउन रख दिया। पुनाड़, पुनाड़ का नाम क्या है, पुनाड़, रुद्रप्रयाग को पहले क्या बोलते थे, पुनाड़, प्राचीन काल में, ठीक है। तो बाकी आप मिला देना है अपने हिसाब से। अगला प्रश्न आ जाओ, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष लघु हिमालय और महान हिमालय को अलग करता है? ये तो मैं क्लास में कितनी बार बता चुका हूँ, है ना। कई बार जब हमारे जो प्रैक्टिस सेट चलते हैं उनमें भी ऐसा प्रश्न आते रहते हैं। तो देखो, जो आपका लघु हिमालय है और महान हिमालय, इसको अलग करने वाला कौन है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। कौन है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। अगला प्रश्न, माधुरी बर्तवाल किस क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों के लिए जानी जाती है? तो माधुरी बर्तवाल जो है लोक गीतों का संरक्षण, इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है, ठीक है। तो लोक गीतों के संरक्षण के लिए माधुरी बर्तवाल को जाना जाता है। अगला प्रश्न आ जाओ, उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम मनोनीत सदस्यों में से कौन से कौन सा सही है? तो देखो, उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम मनोनीत सदस्य, आपको पता ही है कि विधानसभा में क्या होता है, किसी एक सदस्य को हमारे उत्तराखंड में एक पद किस लिए बनाया गया था, एंग्लो इंडियन के लिए बनाया गया। जैसे सेंटर में यानी संसद में 2 सदस्य क्या होने चाहिए, एंग्लो इंडियन से होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसे उत्तराखंड की संसद नहीं, विधानसभा में भी एक क्या होता है, एंग्लो इंडियन। और पहला जो एंग्लो इंडियन किया गया वो कौन था, श्री रसेल वैलेंटाइन, जिसको आप क्या बोलते हैं, आरवी गार्डनर बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, आरवी गार्डनर कहा जाता है। अगला प्रश्न आ जाए, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के किन जनपदों में के दौरान नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? नकारात्मक का मतलब है कि यहाँ पे जनसंख्या बढ़ी नहीं, घटी है। वैसे जनरली सब जगह जनसंख्या बढ़ी रही है, लेकिन इन 2 क्षेत्रों में क्या है, जनसंख्या घटी है। एक है आपका कौन सा, पौड़ी गढ़वाल, और दूसरा क्या है, अल्मोड़ा। इसका मेन रीजन क्या है, पलायन। सबसे ज्यादा पलायन हमारे राज्य में इन्हीं क्षेत्रों से, पौड़ी से तो सबसे ज्यादा पलायन, ठीक है। चलो, तो यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये ऋणात्मक वृद्धि दर वाले। ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति का स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी हल्द्वानी में, और कब की गई थी, 2004 में की गई थी, ठीक है। चलो अगला प्रश्न आ जाओ, उत्तराखंड में प्रमुख शब्द ढाकर संबंधित था, तो किससे संबंधित था, तो व्यापार यात्रा से संबंधित हुआ करता था ढाकर शब्द, ठीक है, होता था। चल हमने वही पढ़ा होता होगा ना। वेयर इज जोराई बुग्याल, जोराई बुग्याल कहाँ स्थित है? तो जोराई बुग्याल कहाँ स्थित है, तो जोराई बुग्याल आपका टिहरी गढ़वाल में स्थित है। कहाँ स्थित है, टिहरी गढ़वाल में स्थित है।
बुग्याल हमारे पास कई सारे बुग्याल है, जैसे बेदनी बुग्याल कहाँ है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में है ना, और ये हमारे राज्य का क्या है, सबसे बड़ा बुग्याल है। इसके अलावा एक बुग्याल है आपका कौन सा, रूपकुंड बुग्याल कहाँ है, कुंड भी है उसके आसपास फैला हुआ, उसको रूपकुंड स्थान का नाम ही है ना, रूपकुंड बुग्याल, तो ये भी कहाँ है आपका, चमोली में। इसके अलावा दयारा बुग्याल है, एक फेमस है, कहाँ है, उत्तरकाशी में। ऐसे औली बुग्याल कहाँ है, चमोली में। ठीक है, तो कई सारे हमारे पास के बुग्याल हैं। ठीक, चलो इसके अलावा अगला प्रश्न है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग का निर्माण योजना बनाएगी, कब बनाएगी, किसके द्वारा बनाएगी, तो ये जे.एम. क्ले के द्वारा बनाएगी। किसके द्वारा बनाएगी, जे.एम. क्ले के द्वारा बनाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न आ जाओ नेक्स्ट। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन की बात करें तो देखो 2016-17 से इस पे काम शुरू हो गया था, और इसका जो स्टेशन है, पहला स्टेशन योगनगरी ऋषिकेश, ठीक है, ध्यान रखना, इसका संचालन 2-3 साल पहले ही स्टार्ट हो गया। अब ऐसा मतलब संचालन हो गया तो ऊपर ट्रेन जा रही होगी, ट्रेन नहीं जा रही है अभी, स्टेशन चालू हो गया, अभी इधर उधर की ट्रेनें जा रही वहां से, लेकिन जो पहला स्टेशन योगनगरी ऋषिकेश है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बीच में कई सारे स्टेशन हैं, तो जैसे एक ऋषिकेश वाला हो गया, इसके अलावा शिवपुरी है बीच में, 3 धारा रेलवे स्टेशन है, मलेथा है, इसके अलावा आपका श्रीनगर है, उसके अलावा तिलनी है रुद्रप्रयाग में, फिर उसके अलावा कहाँ पर है, गौचर हो गया, फिर उसके बाद कर्णप्रयाग हो गया। तो बीच में ये सारे स्टेशन आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं। ठीक है, तो किसी पेपर में आ सकते हैं, इनको सीक्वेंस में अरेंज करिए। ठीक है, चलो तो ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न आ जाओ, देहरादून जिले का लोहारी गांव डूब गया है, यह गांव किस विद्युत परियोजना के कारण विस्थापित हुआ है, तो कई लोग हो सकता था इसमें लोहारी कर लेना, हाँ, इसलिए लोहारी भी डाला था वहां, है ना, हाँ, किसी ने इसको एक्सपेक्ट ही नहीं किया था ना ये वाला होगा, तो ये सही आंसर ब्यासी परियोजना है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। अगला प्रश्न आ जाओ नेक्स्ट, मुचकुंद गुफा कहाँ है, तो मुचकुंद गुफा है बद्रीनाथ के समीप पर स्थित है। अगला प्रश्न देखो, सुमेलित नहीं है, दीपा देवी किससे संबंधित है, दीपा देवी बताओ किससे संबंधित है, अरे बताओ रे दीपा देवी, ठीक है, दीपा देवी किसे, सामाजिक कार्यकर्ता है, ये सामाजिक कार्यकर्ता है। ठीक है, उसके बाद विष्णु देवी स्वतंत्रता सेनानी, गौरा देवी सभी को पता है पर्यावरण हितैषी है, तुलसी देवी ये एक राजनीतिक कर्मी नहीं है, बल्कि क्या है, बिजनेस करने वाली विमेन है, उद्यमी जिसे बोलते हैं। उद्यमी का मतलब क्या है, जिसने एक नया बिजनेस शुरू किया है और उस बिजनेस से अच्छा खासा चल रहा, तो ये क्या हमारे राज्य की एक उद्यमी है। ठीक है, क्या है, एक उद्यमी है, यानी कि डी वाला ऑप्शन आपका प्रश्न के हिसाब से सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का कृषि उपकरण नहीं है। देखो कृषि उपकरण की बात करें तो कुटला, कुटला सभी को पता होगा, है ना, कुटला क्या बोलते हैं, कुटला को क्या बोलते हैं, कुटला को कुदाल, क्या बोलते हैं, कुदाल या कुल्लू कुछ ऐसे, या कुल्ला, कुल्ला मतलब वो वाला नहीं, कुदाल से ऐसे मत कर देना, ठीक है, ठीक है, कुल्ला कुछ ऐसे बोलते हैं ना, कुदाल कुल्ला ऐसे, वो क्षेत्र के हिसाब से अपने अपने हिसाब से लोग बोलते रहते हैं। मैया, मैया सुने, मैया माँ की याद तो नहीं आ रही ना, हाँ वो वाला मैया नहीं है, हैं, रुपाई में मैया लगता है, रुपाई में कौन सा मैया लगता है, हाँ, ना 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 वो मैया नहीं है, वो कुछ और है, मैया बोलते हैं उसको। मैया क्या होता है, देखो मैया बनाता हूँ मैं, बना दो, हाँ बना, बता रहे हैं ना, ठीक है, ऐसा देखो, एक तो ऐसा होता है ना, ठीक, और यहाँ पे एक ऐसा मोटा सा वो होता है, क्या बोलते हैं, लकड़ी का एक इतना मोटा वो होता है ना, और इस पे जो है ऐसे कांटे लगे रहते हैं ऐसे, ठीक है, इधर क्या लगे रहते हैं, कांटे लगे रहते हैं। ठीक, ये कांटे इसलिए लगाए जाते हैं, जैसे मान लो आपने धान बो रखा है, ठीक है, धान बो रखा है, और जब आपने धान बो दिया तो उसके बाद धान के छोटे छोटे पौधे हो जाएंगे इतने इतने, अगर आप सीधे ऐसे गुड़ाई करेंगे तो उसके आसपास जो घास जमी है ना, उसको निकालना बड़ा टफ होता है। अगर आप सीधे ऐसे कुदाल लेकर ऐसे निकालने लगे, एक तो बहुत हार्ड हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे गर्मी बहुत ज्यादा होता है, तो बहुत हार्ड हो जाता है, पूरी जमीन हार्ड हो जाती है, तो इतना आसान नहीं होता उसको निकालना, जो कूड़ा कचरा होता है ना धान के पौधे के आसपास,
तो उसको निकालना बड़ा डिफिकल्ट, इसलिए क्या किया जाता है, पहले ऐसा ना मैया लगाए जाते हैं, है ना। अब चाहे यहाँ पे बैल लगा हुआ, चाहे कभी कभी इंसानी बैल बन जाते हैं, देखा है आपने कभी, दो आदमी ऐसे बने हो, एक पीछे से ऐसे कर देना, और देखो इसमें दो ना ऐसे कांटेदार बने हुए होते हैं, ये पकड़ने के लिए होता है ऐसे पीछे से, फिर ऐसा लगाया जाता है, ठीक है। और ऐसा लगाने के बाद जो घास फूस होगी ना, वो थोड़ा सा क्या होगा, हल्का पड़ जाएगा, उसके बाद गुड़ाई करना क्या हो जाता है, आसान, फट से आप आपने निकाला और ऐसे ही जगह पे इकट्ठा कर दिया। तो मैया क्यों लगाया जाता है, ताकि गुड़ाई क्या हो, आसान हो, कचरा जल्दी निकल जाए खेत का, ठीक है। चलो तो ये मैया हो गया, ठीक। उसके अलावा हल, हल तो जानते ही है ना, हल बोलना क्या, हल तो जानते ही है ना, बना दो ये, बस चाहता है बने बना दो हल। अब मैं कैसे बना रहा हूँ, मुझे भी नहीं आता बनाना, ठीक है, ऐसे होता ना हल, ठीक। हाँ, और ऐसे आगे पे लोहे का वो लगा रहता है, ऐसे आगे बैल खींचेंगे, बस आपका चल रहा है, जान बुझ के बोल रही, जैसे इनको नहीं होगा पता ना, है, जैसे यही होंगे इंग्लैंड वाले, हैं ठीक है। चलो, तो इसका कौन सा देखो, कर्बूजा, इसके बारे में हमने नहीं सुना है ना, तो यानी कि डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपका कृषि उपकरण नहीं है, ये कुछ और है, ठीक है। अगला, बिरादरी पंचायत, बताओ बिरादरी पंचायत किस जनजाति का राजनीतिक संगठन है, तो ये है बुक्सा जनजाति में क्या होता है आपका, बिरादरी पंचायत होती है। बिरादरी पंचायत का मतलब है जैसे आपके अपने गांव की क्या होती है, पंचायत होती है, ऐसे ही वहां पे पंचायत को क्या बोलते हैं, बिरादरी कहा जाता है, ठीक है। चलो, अब तो खैर इनका वर्चस्व कम हो गया जब से पंचायती राज व्यवस्था आ चुकी है ना। मरोज क्या है, तो मरोज एक प्रकार का क्या है, हाँ, जनजातीय त्योहार है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न आ जाओ, उत्तराखंड की निम्नलिखित में से कौन सा द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला थी, तो बताओ कौन थी प्रथम महिला, हंसा मंडराल। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी हंसा मंडराल हो जाएगा। और आज की क्लास का ये लास्ट प्रश्न है, ठीक है, लास्ट नहीं है, अभी एक और है, निम्नलिखित में से कौन सा दून उत्तराखंड का भाग नहीं, देखो कोटा दून सुना ही है आपने, पाटली, हर की दून, बाटा दून थोड़ी सुना है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न है आज की क्लास का, निम्नलिखित में से कौन सा रेल मार्ग उत्तराखंड का है, तो देखो सबसे पहले रामनगर काशीपुर ठीक लग रहा था, अब मुरादाबाद थोड़ी आता हमारे पास, है ना, मुरादाबाद थोड़ी है, तो ए नहीं है। काशीपुर खटीमा टनकपुर ठीक लग रहा अभी तक ना, काशीपुर भी हमारे स्टेट में आता है, खटीमा भी टनकपुर में। सहारनपुर गलत हो गया, सहारनपुर थोड़ी आता इधर। काठगोदाम हल्द्वानी बरेली गलत, तो यानी कि केवल आपका बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये था आपके पास उत्तराखंड का सॉल्यूशन, और आपको जीएस जो है अगले पार्ट में सर क्या करेंगे, आपको इसका सॉल्यूशन करा देंगे, ठीक है। बाकी जितने भी ऑनलाइन वाले लोग हैं एक बार कमेंट करना कि पेपर आपको कैसे लगा, ठीक है। और समय समय पर इस प्रकार के पेपरों का क्या किया जाएगा, आयोजन कराया जाएगा। और मैं सभी लोगों को बोलूँगा, चाहे ऑनलाइन वाले अगर आसपास हैं कहीं, तो आप भी ऐसे पेपर में आइए, बैठिए, है ना, और अपने आप को इवेल्युएट करिए, है ना। हमारी कोशिश ये रहेगी महीने में एक पेपर हम ऐसा लाएंगे जो, ठीक है। और अगर मान लो महीने में नहीं ला पाए, तो कम से कम जब भी कभी आपका एग्जाम हो उससे पहले हम ऐसा पेपर जरूर कराएं, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।